बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। वो कहते हैं ना किस एक्ट की आमद है कि रन कांप रहा है। जी हां, वो एक्ट इंटैक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के हवाले से आपको बता रहा हूं। तो अब बाकायदा तौर पर एक फुल कोर्ट ने कई दिन तक समाअत की और बिलाकर उसका फैसला दे दिया गया। 5 के मुकाबले में 10 ने इसके हक में वोट दिया। लेकिन बहरहाल इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अच्छी खासी एक गुंजाइश जरूर निकल चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट एक सर्टन लेवल से ऊपर जा नहीं रहा था और खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब खुद उन बेंचेस को तश्कील नहीं दे रहे थे और खुद भी पिछले 7-8 महीने से उन्होंने काम नहीं किया और चैम्बर वर्क ही कर रहे थे कि जब तक इस केस का फैसला ना हो। अब बहरहाल पाकिस्तान को काफ़ी उम्मीदें तो हैं इस हवाले से कि अब जो स्पेशली 90 रोज़ के इंतखाबात वाला मामला है उसको किसी तरीके से एंटरटेन किया जाए, उस दरख्वास्त को। इसके अलावा नैब इस्लाहात वाला मामला है, अभी तक उससे मुतल्लिक भी मामला थे, उसको भी देखना बाकी था। लेकिन अब तक जो फैसले की अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आई कि माजी के फैसलों के साथ, नजरसानी की दरख्वास्तों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। मुस्तकबिल में जरूर देखा जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नाअहली का क्या बनेगा। टेक्निकल क्वेश्चन है जहांगीर खान तरीन साहब की नाअहली के इस हवाले से क्या बनेगा। ये अहम तरीन सवाल होंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन उधर नवाज शरीफ साहब महबूब परवाज हैं, तो मैं ये एक ब्रेकिंग न्यूज बल्कि एक्सक्लूसिव न्यूज आपको दे रहा हूं। जहां वो हवा में है तो यहां जमीन के अंदर कुछ फड्डे और फैमिली के हवाले से कुछ मामला हैं जो बहुत ज्यादा रिफ्ट इख्तियार करते जा रहे हैं, जिसकी हमने हल्की फुल्की झलक शादरा के अंदर भी देखी। फिर वहां देखा तो वहां शहबाज शरीफ और हमजा साहब नहीं थे और उसके बाद फिर एक अदद कॉल आई मियां शहबाज शरीफ साहब को कि तुमने एक्टिव होना है और हमजा शहबाज साहब को भी कॉल आई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से। उधर भी हमने देखा। फिर हमने ठोकर न्याज़बाग में देखा कि जहां दोनों चचा और बेटा, जी हाँ, ये दोनों मौजूद नहीं थे। ये कमाल किस्म का एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है। इस मौके पर नवाज शरीफ साहब को अगर चूज करना पड़े तो भाई का ग्रुप चूज करेंगे या बेटी का ग्रुप चूज करेंगे, ये भी अहम तरीन सवाल होगा। ये तमाम टॉपिक्स जेर बहस आएंगे। प्रोग्राम में अपने मेहमानों साहब का तारुफ कराता चलूं। हारून रशीद साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद। शेर अफजल मरवत साहब, माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, स्पेशली इमरान खान साहब के आजकल बड़े खुसूसी केसेस वो अदालतों के अंदर न सिर्फ दरख्वास्तें भी दे रहे हैं और उनको लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले जी हारून रशीद साहब आप ही से बात करता हूं। हारून साहब, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है यानी जो एक्ट है वो आज इंटैक्ट हो गया और आपके मौक़िफ़ की तो एक बहुत बड़ी फतह है, क्या कहेंगे आप? एक्चुअली हमारी यही डिमांड थी और हमने रेजोल्यूशन भी पास की हुई थी और प्रेस रिलीजेस भी इशू की हुई थी कि ये जो एक्ट है अगर गवर्नमेंट ने दिया है तो उसके लिए अगर उसके ऑपरेशन को सस्पेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो अगर सस्पेंड हुआ है तो उसकी फ़ाइनल हेयरिंग होनी थी। तो उसमें हमारी यही डिमांड थी कि अगर फुल बेंच से सुन ले और वो जो भी डिसीजन दे वो ज़ाहिर है सबको एक्सेप्टेबल होगा। अगर वो कानून गलत बना है तो वो ख़त्म हो जाएगा और अगर वो सही है और वो अलाउ हो जाए, वो कानून इंटैक्ट रहेगा। और इसीलिए उस कानून में कोई ऐसी बात नहीं थी। वो जो एक्ट बनना है उसमें सिर्फ ये है कि पहले एक जज साहब, चीफ जस्टिस साहब के पास ये इख्तियार होता था कि वो सुओ मोटो एक्शन भी लें या 184(3) के तहत ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे भी वो खुद ही बेंचेस भी तश्कील दें और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन भी एंटरटेन करें। लेकिन चूँकि हमने देखा कि माजी में कुछ फैसले ऐसे हुए जो फाइनलिटी अटेन कर गए सुओ मोटो एक्शन लेने की वजह से और ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे ऑर्डर जो पास हुए, तो इस वजह से आप देखें कि वो हमने बड़ा सफ़र किया है। मैंने तो कल भी कोर्ट में कहा था कि जिस तरह भुट्टो साहब का केस था उसमें एक फोरम ही ख़त्म कर दिया गया था और डायरेक्ट हाई कोर्ट में उनका ट्रायल हुआ। हाई कोर्ट के बाद डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आ गए, 2 ही फोरम थे और वो डिटरमिन था कि उन्हें हमने सज़ा देनी है और वो सज़ा हो गई और वो एग्जीक्यूशन भी हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही बाद में, नसीम हसन शाह साहब चीफ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने आज खुद मीडिया के सामने कहा कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी और वो हम पे प्रेशर था। अगर मुल्क और कौम में इस तरह के फैसले प्रेशर पे अदलिया देने लग जाए तो उस मुल्क की जो बाकी मामलात हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। अगर गलती तो आज काजी फाइज ईसा साहब भी तस्लीम कर रहे थे कि फुल कोर्ट बना के मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं तस्लीम करता हूं। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में इस वजह से क्योंकि क्वेश्चनिंग इस तरह हो रही थी और वकला को जो इंटरप्शन हो रही थी और कुछ सवाल जवाब हो रहे थे, उस वजह से उन्होंने शायद ये समझा हो
लेकिन जो असल बात है, कानून को जो पिटीशंस फाइल की गई कि ये इस कानून को ख़त्म किया जाए, वो कानून जो है वो एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास इख्तियार होता है वो कानून साजी करे, और पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया है वो कानून के मुताबिक बनाया है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं थी। एक जज के इख्तियारात को 3 जजों में तकसीम कर दिया गया कि 3 जज साहबान जो हैं वो बैठ के वो अपने कंसेंसस के साथ अगर सुओ मोटो लेना है, किस केस में लेना है, या बेंचेस बनाने हैं सुओ मोटो के तहत या 184(3) के लिए, तो वो किस तरह बनने हैं। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी खामी नहीं थी। और नजरसानी की दरख्वास्तें जो थी वो उसमें ये भी तो बड़ी जबरदस्त चीज हो गई ना, उसका माजी में इख्तलाफ नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब की वो जो सजा है या जहांगीर खान तरीक साहब की नाअहली है, उनका माजी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इन फ्यूचर तो उसको देखा जा सकता है नजरसानी की दरख्वास्तों को। इस फैसले के इस हिस्से को कैसा देखते हैं? मेरे ख्याल में अभी असल में मैंने फुल फैसला देखा नहीं है, और अगर देखा नहीं है तो मैं उसके बारे में ये नहीं कह सकता। लेकिन होना ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो साहब के केस का रेफरेंस जो है वो एडमिट हुआ है और वो पेंडिंग है, और उस पर आर्गूमेंट्स जारी हैं। पहले जब एडमिट हुआ था तो 2-3 हेयरिंग हुई थी, वो अभी तक पेंडिंग है, उसमें डिसीजन नहीं हुआ। और अगर भुट्टो साहब का केस इंटरटेन हो गया है, रेफरेंस इंटरटेन हो गया है आज 40-45 साल बाद, तो वो इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट उसे अगर सुन रही है तो बाकी केसेस को भी, ये मेरा ख्याल है, बाद में सुना जाएगा। अगर पिटीशंस फाइल होती हैं कि अगर वो केस एडमिट हो गए तो बाकी केसेस भी सुने जाएं। ठीक है शेर अफजल साहब, जिस तरह अभी ये फैसला सुनाया गया है, ये तो मुझे तो लग रहा है कि आपके लिए भी विन विन पोजीशन ही आ गई ना, कि जिसमें माजी के फैसलों के साथ इसका इतलाक नहीं होगा नजरसानी की दरख्वास्तों पर, तो ना नवाज शरीफ साहब और ना जहांगीर खान तरीन साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कंसर्न जो थे वो कोई पर्सनल एम्स या ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का इशू था, जो सवाबदीद तो सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने खदशात के पेश नजर के आया कानून का कोई गलत इतलाक ना हो, तो आज जो फैसला आया है इसमें ये मैं चीज अर्ज कर दूं कि कानून में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि इस कानून का इतलाक रिट्रोस्पेक्टिवली होगा। ये लॉ ही प्रोस्पेक्टिव है, तो लिहाजा माजी के फैसलों पे इसकी कोई अमल दरामद जो है वो मुमकिन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इसको गर्चे क्लियर कर दिया है, ताकि आइंदा जो है कोई ऐसी कोशिश ना हो कि कोई इस्लाह को स्ट्रेच करके माजी में ले जाए। और अगर ये इसमें रिट्रोस्पेक्टिविटी का एलिमेंट होता तो इससे जो है बहुत बड़ी एक कानूनी बहरान पैदा होता, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस दौरान आ चुके हैं और एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाता, क्योंकि हर फैसला जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, बिलखसूस 2 चीफ जस्टिस साहिबान के दौर में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ, इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार साहब। तो यूं जो था सुप्रीम कोर्ट पे बहुत बड़ी बर्डन आनी थी। और आज जो फैसला हुआ है, मैं बहैसियत कानूनदान ये समझता हूं कि आर्टिकल 91 के तहत जो कंस्ट्रक्शन या कनोटेशन सुप्रीम कोर्ट ने की है इस कानून की, हो सकता है कि मुस्तकबिल में इस फुल कोर्ट की जजमेंट को जवाज बना के लेजिस्लेचर जो है वो अदलिया में मजीद एडवेंचर कर ले। इसकी रोकथाम जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पार्लियामान को आईन साजी या कानून साजी का इख्तियार जरूर है, लेकिन जहां आईन ने हदूदात वज़ा किए हो, सुप्रीम कोर्ट के अपने हदूदात आर्टिकल 91 में जो सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स थे, और जो चीफ जस्टिस के पावर थे बहैसियत इदारे के एक सरबराह के, और किसी भी इदारे में सरबराह के पास चंद डिस्टिंक्ट इख्तियारात का होना जरूरी है। ये इंपीरियल पावर्स थे, और जिसमें वो बेंचेस जो है वो कंस्टिट्यूट करता था, नंबर 1। और नंबर 2, 184(3) में जो सुमोटो जुरिस्डिक्शन है, अब इसको जो है ताबे कर दिया 3 जज साहिबान में से 2 मेजॉरिटी के डिसीजन पे। ठीक है। तो यूं जो है चीफ जस्टिस जो है वो
उसकी जरा अफादियत या उसका जो असर रसूख है उसको कम करने की कोशिश जरूर की गई है, और ये इख्तियार दीगर तो जज साहिबान को दिया गिव अप भी तो खुद ही किया ना चीफ जस्टिस ने, अपने इख्तियारात को गिव अप भी तो खुद ही किया ना। खैर मैं दोबारा आता हूं हारून रशीद साहब, अगर माजी के फैसलों के साथ इतलाक नहीं है, नजर सानी की अपील की दरख्वास्तों के साथ, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वैसे भी पार्लियामेंट नाअहली 5 साल की मुद्दत कर चुकी है, तो वो तो अपनी जगह पे खत्म हो गई ना 2017 से 2022, 5 साल तो मुकम्मल हो गए, उसका इस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल्स के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेरा ख्याल में जो मियां साहब वाला केस है उसमें ऑलरेडी एक तो उनकी नाअहली ख़त्म हो गई है, और दूसरा उनका केस ट्रायल हो चुका है, वो अपील स्टेज पे है। वो फैसला चूँकि ट्रायल कोर्ट ने कर दिया, हाई कोर्ट ने कर दिया था, ट्रायल कोर्ट ने कर दिया था, वो अब पेंडिंग है। अब उसमें ये देखना है कि वो अपील में जो जिन ग्राउंड्स पे मरियम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर बरी हुए हैं, क्योंकि केस एक ही है और उसमें एविडेंस भी सेम ही है, तो अगर एक एविडेंस और सेम एविडेंस पे कुछ एक्यूज़ को बरी कर दिया जाता है तो जो रह जाते हैं एक्यूज़ उनके खिलाफ भी उसी तरह वो एविडेंस पड़ी जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल में अगर वो फाइनल हेयरिंग भी अपील में होगी तो वो केस जो है वो उसमें मियां साहब बरी हो जाएंगे। अच्छा हारून रशीद साहब, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने तो इनको ताहयात नाअहल किया था, पार्लियामेंट ने उनकी नाअहली खत्म की है, 5 साल की है, ये ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा? और फिर अगर पार्लियामेंट ने कर दिया है तो वो तो फिर पार्लियामेंट के पास इख्तियार तो है ना, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है कि ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता, उनको एक ख़ास मुद्दत होती है और वो 5 साल ही थी और वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ताहयात की जो नाअहली है ये एज़ पर आइन और एज़ पर लॉ नहीं है। ठीक है शेर अफजल मनवर साहब, इसका मतलब है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब नाअहल नहीं, आज की तारीख में इमरान खान नाअहल हैं। जी हारून रशीद साहब मेरे इंतहाई मोहतरम हैं, लेकिन इनकी एक राय से मैं इख्तिलाफ करूंगा। नवाज शरीफ के खिलाफ जो कन्विक्शन है वो 2 केसेस में है। मरियम नवाज और सफदर आबान जो थे उनके खिलाफ जो कन्विक्शन थी वो उनके अपने रोल के मुताबिक थी। नवाज शरीफ प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं, वॉल्यूम 10 अभी तक खुला नहीं है, और जो एविडेंस जिस बुनियाद पे उनको दोनों केसेस में कन्विक्ट किया गया वो इंतहाई सब्सटेंशियल एविडेंस थी, गर्चे ये कोर्ट ऑफ अपील ने देखनी है, लेकिन जो बरियत कोई एक्यूज की हुई है वो उनके अपने हद तक की शहादत की तशरी या वजाहत पे हुई है। नवाज शरीफ साहब का केस ऑल टुगेदर डिफरेंट कंटूर्स पे है, और मेरा ख्याल नहीं है कि उनकी बरियत का फायदा जो है वो नवाज शरीफ साहब को मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें पार्लियामान में मीडिया के सामने उन्होंने मुतज़ाद बातें की हैं मनी ट्रेल देते हुए, और फिर पानामा लीक्स में जो फैक्ट्स जो हैं डाइवल्ज हुए, जिसके बाद FIA ने जो एविडेंस यूके से कलेक्ट की, और यूं किसी भी तौर जो है उस मनी लॉन्ड्रिंग की या जो पैसा एवन फील्ड के परचेज में लगा है, कभी कतर की स्टोरी आई, कभी सऊदी अरब की स्टोरी आई, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग है। आप लोग खुश हैं बहरहाल, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्लॉ चल रहा है, यानी बहुत बड़े बड़े ऐसे केसेस हैं जो जस्टिस काजी फायजी साहब टेकअप नहीं कर रहे हैं। 90 दिन के इंतखाबात वाला मामला है, नैब की इस्लाहात वाला मामला है, इसके अलावा इमरान खान साहब ने बहुत से मामला में अभी रिलीफ लेनी है सुप्रीम कोर्ट से, तो ये बेंचेस की तश्कील वाला मामला किसी किनारे पे तो लगा? देखिए, हम मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट में फाजिल चीफ जस्टिस साहब के एलिवेशन पे हमने वेलकम कहा था। मेरी अपनी जाती उनसे बड़ी तवक्कुआत हैं, हमेशा वो कानून और रूल ऑफ लॉ के साथ डट के खड़े रहे हैं, लेकिन अभी जो इंतहाई अहम मुकदमात हैं वो टेकअप नहीं किए जा रहे हैं, जो हमारी तशवीश का बाइस बन रहे हैं। इमरान खान के अहम मुकदमात हैं, जिसमें एक जो सरफहरिस्त है, तेजी के साथ उसके साइफर में ट्रायल दोबारा शुरू हैं और वही तोशाखाना वाली मिसाल कायम की जा रही है। हफ्ते की तारीख मिलती है, जबरदस्ती के ट्रायल हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 186A के तहत दरखास्त दी है कि इमरान खान के तमाम केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद से या पिशावर या लाहौर हाई कोर्ट जो हैं ट्रांसफर किए जाए।
नहीं, अब ये एक्ट इंटैक्ट हो गया ना, अब इंशाल्लाह वो सब हो भी जाएगा। मैं बस प्रोग्राम के मैंने आगे बढ़ना, तो मैं हारून रशीद साहब से एक सवाल कर लूं। हारून रशीद साहब, कुछ भी हो, 8 जजेस थे जिन्होंने बादियो नजर में इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट पर एक हमला तस्वुर किया था, अब सिर्फ 5 रह गए हैं। जस्टिस मुज़ाहर नकवी साहब, शाहिद वहीद साहब, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक। तो कहीं ना कहीं 3 जज कन्विंस हुए हैं या 2 जज कन्विंस हुए हैं? एक्चुअली जो बंदयाल साहब ने ऑर्डर पास किया था या उन्होंने सुनी थी, वो उसमें 3 मेंबर बेंच थे। अब उसी हमारी भी रिक्वेस्ट पे और चीफ काजी फाजिल साहब के आने की वजह से हमने भी यही रिक्वेस्ट की कि ये जो केस है इसे फुल बेंच सुने। तो जब फुल बेंच सुने तो जो मेजॉरिटी होगी, जो मेजॉरिटी जजेस जो ऑर्डर करेंगे वो प्रिवेल करेगा। और जाहिर है मिनॉरिटी जजेस की अपनी ओपिनियन है, वो तो एज पर लॉ हो ही सकती है। फुल बेंच है, उसमें ज़रूरी नहीं कि यूनानिमस ऑर्डर हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। तो जो ऑर्डर मेजॉरिटी का होगा वो प्रिवेल करेगा। अच्छा, मेरा कुछ भी हो, ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट और बजाते खुद एक रिलीफ जरूर मिला है। बाकी केसेस को नए सूरत के साथ सुना जाएगा जिन पे बेंचेस से मुतल्लिक एतराज था, और जस्टिस काजी फाजिल साहब कम से कम बेंचेस तश्कील नहीं दे रहे थे कि जब तक ऐसा ना हो, इस एक्ट से मुतल्लिक कोई फैसला ना हो। वो फैसला आ गया। प्रोग्राम से हारून रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, शेर अफजल बरवर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में मेहमानों से आपका तारुफ कराऊं तो हमारे नुमाइंदा खुसूसी मोहसिन बिलाल हमारे साथ मौजूद है। बड़ी भड़कीली और जबरदस्त किस्म की स्टोरी उनके पास है और एक्सक्लूसिव स्टोरी उनके पास है। और ऐसे मौके पर वो स्टोरी है कि जब मियाँ साहब हवा में हैं तो जमीन पे ऑन ग्राउंड कुछ फड्डे शड्डे पड़ गए, उससे मुतालिक बात करेंगे। और साथ साथ तजियाकार हैं आमिर ज़िया साहब, उनकी मौजूदगी का भी फायदा उठाएंगे। तो सबसे पहले मोहसिन आपकी तरफ बढ़ते हैं। मोहसिन, क्या मामला लग रहा है? जमीन पे फड्डे, कोई इख्तलाफात? हम इतना तो पता था, चचा भतीजी का कुछ हमने सुना था और कजन्स का भी आपस में सुना था। ये क्या मामला है, क्या स्टोरी है? सलमान, बहुत शुक्रिया जो आपने बात की चचा भतीजी का। तो इनके मुख्तलिफ कैंप आपस में थोड़ा सा हुए हैं, उनमें इख्तलाफात, और अब पंजाब चैप्टर और लाहौर चैप्टर की बात हो रही है। पहले हमने एक न्यूज़ दी थी कि लाहौर बिल्कुल वोटों के लिहाज से नून लीग के हाथ से फिसल रहा है, और बाकायदा एक बड़े सीनियर रहनुमा ने नवाज शरीफ को लंदन में रिपोर्ट भिजवाई थी, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने कोई मुदाखलत भी की थी और ये कहा था कि मामले को देखें। लेकिन उस मामले को उस हद तक मरीम नवाज के कैंप ने टेकअप नहीं किया जिसका रिजल्ट आपको शदरा में। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जो है मुदाखलत की और हदायत की शहबाज शरीफ को कि आप खुद लाहौर के मामलात को ज़रा देखें, हमें लग रहा है कि कुछ मामलात ख़राब हो रहे हैं, जो आप मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दुरुस्त नहीं है। उसके बाद आपने देखा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज थोड़ा सा एक्टिव हुए थे, और अब ये तीसरी बार है जब गाड़ी पे बिल्कुल वही है। अब ये तीसरी बार ऐसे है कि नवाज शरीफ साहब फिर उन्होंने हदायत जारी किया और शहबाज शरीफ को ये कहा है हमारे ज़राए के मुताबिक, आप जो हैं ये जो लाहौर चैप्टर और पंजाब चैप्टर की खबरें आ रही हैं इसको कूल डाउन करने की कोशिश करें, और मैं नहीं चाहता कि 21 अक्टूबर से पहले जो है वो हमारे इख्तलाफात बढ़ जाएं। जो इख्तलाफात हैं रहनुमाओं के दरमियान वो दूर होने चाहिए। देखें, इख्तलाफात तो हैं, सैफ खोखर की तारीफ हो जाती है, उनके जलसे को कामयाब करार दिया जाता है, और हमारे ज़राए के मुताबिक राना मशहूद अपने हलके में और ख्वाजा साद रफ़ीक अपने हलके में जलसों की भरपूर तैयारी कर रहे थे, और तैयारी बल्कि हो भी चुकी थी। राना मशहूद के हलके में तो जलसा होना था लेकिन फिर डेट एक्सटेंड कर दी गई और तब्दील कर दी गई, और ये बिल्कुल उनको अब वो आज गुजरांवाला गए हैं कि आप गुजरांवाला को देखें। 2 दिन पहले भी खुर्रम दस्तगीर के साथ गुजरांवाला में थे, गुजरांवाला थे, वो वहाँ के मामलात भी देख रहे हैं, 9 डिवीजन्स में जो इन्होंने मुख्तलिफ ड्यूटीज़ लगाई हैं। लेकिन असल कहानी कुछ और है। असल कहानी ये है कि चूंकि एक जलसा हो चुका था, राना मशहूद ने पहले शदरा के बाद जलसा करना था, तो ये कहा गया नहीं हम जलसों की तारीख जो है वो तब्दील कर रहे हैं, तो सैफ खोखर ने जो अपने हलके में ठोकर नियाज बेग में जलसा करना है वो करवा लें। और आपको पता है कि वो किन के करीब हैं, वो मरीम नवाज कैंप का हिस्सा है, जबकि जो मफामती ग्रुप है शहबाज शरीफ के साथ हैं, जो उनमें राना मशहूद भी शामिल हैं, उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी शामिल हैं, और इस तरह के जो रहनुमा हैं जिन्होंने मारे खाई हैं, जो नून लीग की कोर समझे जाते हैं, जिन्होंने जिले काटी हैं, इनको बड़े एहसन अंदाज से बड़े तरीके से लाहौर बदर कर दिया गया है। यानी इस सारी साद रफ़ीक की भी ड्यूटी लग गई। साद रफ़ीक जो है वो पिंडी डिवीजन को देखेंगे, उधर गए हैं तो वो लाहौर के हैं कि लाहौर के बिल्कुल।
और उनके हल्के का भी जलसा जो है। आमिर भाई ये क्या देख रहे हैं आप? मियां साहब इस वक्त महवे परवाज हैं, अभी रहेंगे सऊदीया, फिर दुबई भी रहेंगे, लेकिन इधर जमीन पे पड़े हैं, ये फैमिली को ही इंटैक्ट नहीं कर पा रहे, तो अवाम को क्या उम्मीद देंगे? एक बड़ा आपने बुनियादी सवाल उठाया और जो आपके अभी कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूरी तफसील बताई, लेकिन उसका इशारा आपको क्या मिलता है कि जब भी एक कोई तंजीम जो है जलसों का सिलसिला शुरू करती है और एक दो जलसे करके रुक जाती है, तो कभी भी वो कोई एक नेक शगुन नहीं होता। इसका मतलब ये है, खैर उन्होंने एक्सक्यूज ये लिया कि जी हम कारकुनों को थकाना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि लोगों पे प्रेशर बने, लेकिन ये इस बात की इंडिकेशन तो जो जलसे हुए और जिस तरह से किए गए कि आपको मेजें लगानी पड़ी, आपको खाना देना पड़ा, तो ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि लोग जोक दर जोक जो हैं वालेहाना तौर पर उनके जलसों में शरीक होने के लिए नहीं आ रहे। और जो लोग पंजाब की सियासत को समझते हैं, खुसूसन लाहौर पे गहरी नजर है, तो एक जमाने में जो मियाँ साहब का गढ़ हुआ करता था, आज वो सूरत हाल नहीं है। और उसकी वजह ये कि एक तो पाकिस्तान आगे बढ़ गया है और हमारे जो ये रहनुमा है ये अभी तक 20वीं सदी में है, और लोगों में एक बड़ा तासुर बड़ा पुख्ता हो चुका है कि जी जो लोग 20वीं सदी में पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम थे, वो 21वीं सदी में पार्ट ऑफ द सोल्यूशन नहीं हो सकते इस मुल्क का। तो एक तो ये लोगों में एक जरा सी बेगानगी आ गई है, इंडिफरेंस आ गया है मौजूदा लीडरशिप से। फिर दूसरी बात ये कि ये एक अरसे से बात हो रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब और उनका जो कैंप है और उसके मुकाबले में जो मरियम साहिबा का कैंप है, और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का समझ में आता है वो चाहेंगे कि अपनी बेटी को जो है एयर टू द थ्रोन बनाए, उनको अपना सियासी जानशीन बनाए, तो उसमें एक ये लामहला चीज होनी थी। और शहबाज शरीफ साहब की यकीनन ये ख्वाहिश होगी कि बिना अपने भाई से बिगाड़ पैदा किए वो चीजों को चलाते रहे। ज़ाहिर है कि अगर उनकी दोबारा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश नहीं है किसी गोशे में, तो उसके लिए उन्हें पॉपुलर सपोर्ट एक भरम है कि जी नवाज शरीफ साहब जब तक नहीं होंगे उनको वोट नहीं मिलेंगे। इसी तरह नवाज शरीफ साहब चाहेंगे कि जी उनकी जो लेगेसी है उनकी बेटी लेके चलें। फिर दोनों की अप्रोचेस में फर्क है कि नवाज शरीफ साहब तसादुम अमूमन वो कहते हैं कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट से ना चाहते हुए भी हो जाता है। आमिर भाई ये बिगाड़ है ना, डिफरेंस है। तो ये जलसे और कन्वेंशन सारे मनसूख हो गए, जिन्होंने एक पूरा मोमेंटम डेवलप करना था नवाज शरीफ साहब को मीनार पाकिस्तान में रिसीव करने के लिए, ये तो बाकायदा तौर पर ये तो अब कोई शक की भी गुंजाइश नहीं है कि ये कोई डर और खौफ ही है कि ये ना लोगों के ऊपर इंप्रेशन मजीद स्ट्रांग हो जाए। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं। आप देखें ना कि जो भी आखिरी जलसा हुआ था जिसमें मेज लगाई गई थी और खाना लोगों को पेश किया गया था, तो उसमें लोगों ने देखा कि तनकीद ज्यादा हुई बजाय तारीफ होने के। उससे इनके जो मुखालफीन है उनको हंसने का मौका मिला और जो उनके हिमायती हमदर्द हैं उनको ज्यादा दिल शिकस्ता और दिल बर्दाश्ता हुए कि जनाब अब तो मतलब है ये नौबत आ गई कि आपको खाना खिलाना पड़े। और इस मुल्क में सोचिए सियासत कहाँ जा रही है और कितनी महंगी कर देंगे आप कि अगर पहले तो सिर्फ इलेक्शन डे पे बिरयानी की थैली बांटी जाती थी, अब तो हर बार आपको दस्तरखान लगाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड भी हाई हो गया ना मेरा ख्याल है, वोटर्स का भी स्टैंडर्ड हाई हो गया थोड़ा। जी वही मैं कह रहा हूँ कि एक आम आदमी के बस में पहले भी नहीं थी ये जो सो कॉल्ड हमारी जमहूरियत है उसमें आके इलेक्शन लड़े, तो आपने बिल्कुल उसकी कहते हैं ना उससे बाहर कर दिया। मिडिल क्लास या कोई जरा सा कम दौलतमंद शख्स सोच भी नहीं सकता इलेक्शन लड़ने का, आपने उसको इतना बड़ा पैसे का खेल बना दिया। जब भी आपने देखा कि बड़ा एक शद्दोमत के साथ उसके ऊपर एक तनकीद आई है सोशल मीडिया में भी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, और मेरे ख्याल में वो ये प्रेशर है वो, और उनको पता है कि अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे, हम लोगों को लालच नहीं देंगे तो 1 to 5 होंडा 1 to 5 चैलेंज है ठीक है, हम मतलब मोटरसाइकिलें बांटेंगे, हम फला काम करेंगे, तमाम कमजोरी की निशानी है। फिर देखिए बड़ा मसला है, 2 जलसों से मुआवजा होगा। अब जो ये 21 को आके अगर ये जलसा करते हैं और अरेस्ट नहीं होते, एक तो 1986 में बेनजीर साहिबा लाहौर उतरी थी और उनका बड़ा फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ था। फिर पीटीआई ने बहुत बड़े बड़े जलसे किए हैं 2011 मीनार पाकिस्तान पे, ठीक है ना। तो अब क्या ये इतना बड़ा जलसा उससे बड़ा जलसा कर सकते हैं? उससे अगर मतलब है कि कम भी किया तो फिर बात मियाँ साहब के जो नारे लग रहे हैं कि मियाँ दे नारे बजनगे, तो फिर वो बचते हुए मुझे नारे जो है नजर नहीं आ रहे। जी मैं दोबारा आता हूँ। मोहसिन ये मुझे बताइएगा, अब सैफुल मलूक खोखर के जिम्मे गया, लाहौर की सदारत भी उनको भी है, रेस्ट ऑफ द पार्टी जो है जो लाहौर की भी क़ियादत है और सैफुल मलूक खोखर के हवाले से एक तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। वैसे सैफुल मलूक खोखर के पास पैसे के अलावा क्या है? वो इतना कोई बड़ा चेहरा तो नहीं है मुस्लिम लीग नून का। देखें सलमान, जब मलक परवेज़ की वफ़ात हुई तो उसके बाद था कि ख्वाजा साद रफ़ीक को बना दिया जाए या ख्वाजा इमरान नज़ीर को बना दिया जाए या सरदारा या सादी को बना दिया जाए। तो फिर इनकी पार्टी के अंदर एक डिबेट हुई थी कि भाईजान बंदा तो वो फिर वो होना चाहिए जिसके बाद पैसा हो।
मलक परवेज़ मरहूम के पास पैसा था, वो लाहौर की एक जद्दी बुश्ती रईस जो है वो फैमिली थे, तो सैफुल मलूक खोखर को जो है वो इसी वजह से बनाया गया कि वो एक पैसे वाली सामी है और जब भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आमिर ज़िया साहब जो है वो इसकी तईद भी यकीनन करेंगे कि जब पीटीआई में 2 ATMs कंसीडर होती थी, अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब, जब भी फंड की ज़रूरत पड़ती थी और ख़ास तौर पर जब भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ रमज़ानुल मुबारक में शौकत खानम के लिए कंपेन किया करते थे फंड रेजिंग की, तो 2 लाहौर में तकरीबात हुआ करती थी। एक तकरीब में जितनी ओवरऑल फंड रेजिंग हुई है उसमें उतना पैसा अलीम खान साहब ऐड कर लिया करते थे और जो दूसरी थी उसमें, और इसी तरह ये सैफुल मलूक खोखर और अफजल खोखर का है कि जब भी नून लीग को खास तौर पर नवाज शरीफ को फंड की जरूरत होती है तो ये दिल खोल कर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक, यानी कारकर्दगी इधर पैसा मैटर कर रहा है। आप देखें ना, जब नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनेंगे तो बैंसे किन्होंने भेजी थी दूध के लिए वहां पर वजीर आज़म। अच्छा, ओके ठीक है। आमिर भाई तो बहुत पुरानी की कोड़ी भी लेके आ रहे हैं मोहसिन भाई। आमिर भाई वैसे साद रफीक यानी अंकल्स के ऊपर ट्रस्ट कम हो रहा है या अंकल्स के बगैर अलावा कुछ और ट्रस्ट करना है? क्योंकि शायद काका नबासी भी कहते हैं वो मेरी लीडर है नहीं, मैं उनको लीडर मानता भी नहीं। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। देखिए हमेशा ये होता है कि जब बेनजीर साहिबा एज ए यंग लीडर आई थी और पीपल्स पार्टी को टेक ओवर किया था, जितने अंकल थे या तो छोड़ गए थे या बेनजीर साहिबा ने खुद उनसे छुटकारा पाया था। अच्छा, अब यही सूरत हाल होगी कि जो लोग मतलब आपको पता है चौधरी निसार ने क्यों छोड़ दिया, तो उनको शुरू से नजर आ रहा था कि कहीं इनको मुसल्लत ना किया जाए। फिर लोग अब तकाबुल करते हैं कि बेनजीर साहिबा और मरियम नवाज साहिबा की जो सलाहियतें हैं उस पर किसका पोलिटिकल एक्यूमेन ज्यादा है, कौन जो है ज्यादा करिश्मेटिक है। तो जो आपको नजर आता था कि फॉरेन रिलेशन में एक्सपर्टीज थी, इस तरह के जबर बेनजीर साहिबा ने साथ अगर मुआवजा करें तो उसके मुकाबले में जैसे भी आपने जलसे में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो खबर है वो इस वक्त फलस्तीन का कत्लेआम है, वहां पर होने वाली लड़ाई है। आप देखें कि मरियम साहिबा ने तकरीर की, उसमें ना कोई विजन था, ना कोई फॉरेन पॉलिसी पे, ना कोई और अगर रहनुमा होता, वो 2 लफ्ज ही बोलता फलस्तीन के मसले पे, 2 लफ्ज कश्मीर पे बोलता ताकि आपको पता चलता। लेकिन आपको लगता है कि वो सिर्फ एक सादतमंद बेटी है जो अपने वालिद को बहुत चाहती है और उसमें उनको तमाम खूबियां नजर आती हैं, वो खूबियां भी जो कौम को नजर नहीं आती हैं, किसी और एक इंडिपेंडेंट थिंकर को नजर नहीं आती। तो इस हवाले से फिर उनका जो एक कहते हैं ना कि मायोपिक किस्म का आपको नैरेटिव या बयानिया नजर आता है, और उसको मेरे ख्याल में शिद्दत से नून लीग में भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं महसूस कर रहे होंगे, जिन्होंने इनकी तरबियत की, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो उनको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बोलना सिखाते हैं, उनको बज़वर्ड्स के बारे में बताते हैं, और जो उनके नाक़िदीन उनको भी नजर आ रहा है कि वो पोटेंशियल नहीं है। और अब ये कोई मतलब है, शी इज नॉट एज यंग जितनी बेनजीर साहिबा हुआ करती थी, इनकी तो उनसे कहीं ज्यादा उम्र है, बड़ी उम्र है। मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा जो है ये असर डाल सकेंगी जनाब। असल सवाल ये होगा ना कि बेसिकली आमिर भाई के नवाज शरीफ साहब को अगर चूज करना पड़े तो भाई को चूज करेंगे या बेटी को चूज करेंगे, ये बड़ा एक जबरदस्त होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, बोलो इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। वापसी पे हम नवीद कमर साहब से बात करते हैं। नवीद कमर साहब, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब महव परवाज हैं सऊदी अरब के लिए और उस मौके पर कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डील कंफर्म हो चुकी है, ये बाज़गश्त है, तो आप समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए कि अब आप लोगों को भी मुयसर आ गया है? मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ इसमें तब्दील हुई है जब से ये बातें होना शुरू हुई हैं। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से बिहेवियर होता है। हमारा तो एतराज़ जिन चीज़ों पे था, मसलन इंटरिम काबीना में कुछ लोगों का होना वगैरह, वो तो तब्दील नहीं हुआ। तो अब आगे देखते हैं, तो इस पर डिपेंड करेगा कि किस तरह से चीज़ें आगे चलती हैं। मियाँ साहब का आना तो अच्छी बात है, उनको आना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सबको भी ये चांस मिलना चाहिए। अच्छा, आपके तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा बरकरार है। वैसे इलेक्शन कमीशन में दरखास्त तो गई भी है फवाद हसन फवाद, चीमा और सबसे बड़ी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी तौकीर शाह साहब के खिलाफ। देखिए, दरखास्तें तो बहुत आती हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है वन वे द अदर, बल्कि उनको पहले ही कर लेना चाहिए था। छोटी छोटी चीज़ों पे डेवलपमेंट वर्क्स ना हो या जो काम चल रहे थे, स्कूल बन रहे थे, उनको भी जो है रोक दिया गया। तो ये चीज़ें तो बहुत बड़ी हैं जिनका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है ओवरऑल इलेक्शंस पे। इस पर पहले ही इलेक्शन कमीशन को
नोटिस लेके कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। अब इतनी ताखीर के बाद भी अगर बात सिर्फ दरखास्तों पर ही रह गई है तो फिर अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा नवीद कमर साहब, हमने देखा कि पीपल्स पार्टी एक सर्टन नैरेटिव बनाने में कामयाब नजर आती है, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसका गठजोड़ एक डेवलप हुआ है। किन ग्राउंड्स पर आप लोग कह रहे हैं कि ये एक बकायदा अंडरस्टैंडिंग के साथ सारी चीजें हो रही हैं? नहीं देखिए ना, ये तो बात मैं वाजे कर चुका हूं कि जो लोग इंटरम सेटअप में मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए थे उन पे स्पेसिफिकली एतराज़ात थे, बाय नेम बताए हुए वो लोग, और उससे क्लियरली ये इंप्रेशन मिलता है कि एक कंटिन्यूएशन चल रही है, लेकिन पूरी इंटरम गवर्नमेंट की, अब पूरी जो कोलिशन गवर्नमेंट थी उसकी नहीं बल्कि पीएमएलएन की प्राइमरीली वो चल रही है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए था, जो कि अभी तक उन्होंने नहीं लिया। तो उस लिहाज से जाहिर है कि हमारे एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के साथ उठाए भी गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आया वो कोई एक्शन इस पर लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं लेते तो इससे ये इंप्रेशन यही जाएगा कि कोई स्टेज सजाई जा रही है एक पार्टी के लिए। ये अच्छा नहीं होता। हमने माजी में भी देखा है कि जब भी ये चीजें हुई हालिया दौर में पीटीआई के साथ के लिए जो सारी चीजें की गई, आज उसका नतीजा हम ये भुगत रहे हैं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इस हद तक चली गई कि उन्होंने समझा कि उनको वो आइन और कानून से मावरा है। तो पाकिस्तान को जो उसका नुकसान हुआ वो आज दिन तक हम भुगत रहे हैं। तो ये जो मिस्टेक्स हैं ये दोहराई ना जाए और सबको चांस दिया जाए। पाकिस्तान के अवाम जिसको भी आगे करेंगे उन्हीं से जो है अगली हुकूमत बनेगी। अच्छा नवीद कमर साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा उठाए जाते हैं, गिरफ्तार हो जाते हैं, और फिर अब तो खैर इंटरव्यू वाला ट्रेंड शुरू हो गया है, फिर गवाहियां आ जाती हैं। इसको आप पार्लिमानी सियासत में बहुत यकीन रखते हैं, इसको हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जुमरे में ले लें? देखिए सवाए उन चीजों में जहाँ के ठोस शवाहिद हैं, जो लोग 9 मई के वाक़े में फॉर एग्जांपल जैसे जो मुलविस थे, उनको छोड़ के बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ देना चाहिए कि वो अपने हिसाब से सियासत करें और फिर लोगों को अपील करें। हाँ, हम इससे इत्तेफाक नहीं करते जो कि इमरान खान साहब ने जिस तरीके से एक कहानी गढ़ी साइफर वाली भी और इस किस्म की चीजें जो कि फैक्ट्स पे नहीं थी बनी हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एक बनाई और कुछ लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब जब सारा सच और झूठ सामने आ रहा है तो मेरा ख्याल है कि पब्लिक को इसका जो है खुद ही फैसला कर लेना चाहिए कि कौन सही कह रहा है और कौन सही नहीं कह रहा। बाकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसके हिसाब से जाहिर है कि जो भी गवर्नमेंट बैठी हुई है या जो गवर्नमेंट अभी छोड़ के गई है, उससे पहले पीटीआई का भी ये हाल था कि ये सारा मलबा उन पे गिरता है, तो उसका तो फिर पब्लिक में फेस करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू, उस्मान डार का इंटरव्यू, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या रखती है पीपल्स पार्टी? भाई देखिए ना, फैक्ट्स क्या हैं ये तो मुझे नहीं पता, हमें तो वही देखना होगा कि वो लोग आके क्या कहते हैं, पब्लिक के सामने क्या कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है, और बाकी भी इंडिकेशंस ये हैं कि ये तो खुद ही कह रहे हैं या प्रेशर में आके कह रहे हैं, वो तो इनका अपना ज़मीर उसका जवाब देगा। लेकिन इतना बड़ा जो पूरा ड्रामा खेला गया उस दिन, वो बगैर लीडरशिप की डायरेक्शन के हो ही नहीं सकता। तो कुछ लोग आके उस चीज को एडमिट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश हुई और उसका जो है उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब। प्रोग्राम बोलो से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।